मैं कहूँगा ये स्ट्रगल उनको आपने फेस कैसे किया? इकोनॉमिकल इश्यूज रहते थे बहुत ज़्यादा। जी साहब की जो पहली सैलरी रही है वो 35 रुपीज़ रही है। फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरे कांटों भरा बिस्तर आना। कोचिंग इंडस्ट्री है, MBBS ही सब कुछ नहीं है, डॉक्टरी सब कुछ नहीं है। पेरेंट्स कंपेयर करने लगे उनको दूसरे बच्चों के साथ। उनका काम है बिजनेस। और हाँ, ये सच है कि जो कोचिंग है एक बिजनेस है। ये पैसे कमाते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं है। कि पैसा कमाना गुनाह नहीं, क्योंकि वो ड्रीम ही रहते हैं जो गरीब बच्चे। जितना एक इंसान कामयाब होता जाता है जी, उतने उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा। खंजर ही नहीं चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। सवाल एक, ठीक है, 4 जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती हैं वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। अभी जो शख्सियत हमारे स्टूडियोज में, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और अल्लाह के बाद अगर मेरी मदद किसी ने की है तो उन्होंने की है। और ये जो शख्सियत है ये इंस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोग। और आज चाहे वो डॉक्टर हो, ऑफिसर्स हो, IAS ऑफिसर्स हो या KS ऑफिसर्स हो, इनके पॉडकास्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। तो आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो है द वन एंड ओनली सदाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ आज कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। पहले मैं सलाम करूंगा, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। पहली बार है मैं कहीं पॉडकास्ट में जा रहा हूँ। तो जब मुनीब साहब मेरे पास आगे, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहा कि सर मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहता हूँ। तो मैंने मुनीब को कहा कि मैंने आज तक कभी कोई पॉडकास्ट नहीं किया है, तो मैं एज सच इस तरीके से कभी आया ही नहीं हूँ मीडिया में। तो मगर इन्होंने कहा कि नहीं सर आप मेरे लिए आइए, और ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं स्टूडेंट को ना नहीं कह सकता हूँ, तो मैं मजबूर हो गया आने के लिए, और मैं आज आपके सामने हूँ। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। सर बात करते हैं पहले से, शुरू से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आपके लाइफ जर्नी की, कि आपका ख्याल कैसे आया कोचिंग पढ़ाने का, एक्स्ट्रा पहले कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की इसके रिलेटेड, या लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स की? देखिए मुनीब साहब, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं हब्बा कदल से हूँ, मेरी पैदाइश भी हब्बा कदल में ही हुई है। तो उसके बाद स्ट्रगल्स भरी जिंदगी रही। जी सर। तो क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था जो हर किसी चीज़ को सपोर्ट कर पाता। तो उसके बाद रिगार्डिंग टीचिंग की बात जो है, तो टीचिंग मुझे लगता है कि मैंने 1998 से स्टार्ट की। 1998 से? तो उन दिनों मैं हवा कदल में ही रहा करता था। तो घर में शाम को बच्चों को पढ़ाता था, स्पेशली 9th 10th बच्चों को पढ़ाता था। तो खुद भी यहाँ से पढ़ता था। मैं वेटरनरियन हूँ, मैंने BVSC किया। जी सर। उसके बाद मैंने UG BVSC में किया, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट में हूँ पैथोलॉजी में। तो घर से ही पढ़ाना शुरू किया। शुरू में 3-3 4-4 बच्चों को पढ़ाता था। तो फिर बच्चे मेरे पास आने लगे, खुदा का करम था, तो इंटरेस्ट बढ़ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट कैसे पैशन में बदल गया ये मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाना शुरू किया। आगे जाके मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्विस दी। और उसके बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टीचिंग के बगैर मैं अधूरा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन था। जी सर। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा, और इंशाल्लाह ये मेरा पैशन भी बना और फिर मेरे रिज़्क़ का सबब भी बना। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सर बात करते हैं, जब आपने सोचा कि फुल्ली मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा, तो पेरेंट्स का क्या ख्याल था उस पे? पेरेंट्स जो थे, मैंने अभी आपको कहा कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो पेरेंट्स का गर्ज यही था कि आप पढ़ो लिखो और इज्जत की रिज़्क़ कमाओ। ये हर किसी पेरेंट का ख्वाहिश होता है। तो ऐसा सच मेरे पेरेंट भी, मेरे वालिद साहब एजुकेटेड थे, ठीक ठाक एजुकेटेड थे, और मेरी मदर जो है उसने भी मैट्रिक पास किया है। उनको थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में पता था, वो हमें पहले ही से गाइड कर रहे थे, मुझे गाइड कर रहे थे कि आप पढ़ो, पढ़ाई में इज्जत है। तो ये मेरे माँ बाप मुझे कहते रहते थे, और ये मेरे दिमाग में चल रहा था। और ऊपर से मैंने आपको कहा कि हमारा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, इकोनॉमिकल इश्यूज रहते थे बहुत ज़्यादा। जी सर। तो कोशिश यही थी मेरी कि मैं कैसे पढूं, कैसे मैं अपने घर वालों को इस इकोनॉमिकल स्ट्रेस से बाहर निकालूं, कैसे मैं उनको इज्जत की ज़िंदगी दूं। जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई थी, उन तकलीफ़ों से मैं कैसे उनको आज़ाद करूं,
यही कोशिश थी मेरी। तो मुझे लगता है कि ये एक इंस्पायरेशन थी जो मुझे आगे बढ़ा रही थी, पढ़ने पे मजबूर कर रही थी, और फिर एक पैशन जनरेट हुआ बीच में, नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो जिसकी वजह से फिर मैं फुल फ्लेज्ड टीचिंग में आ गया। जो आपने कहा कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स आते होंगे, चैलेंजेस आए होंगे लाइफ में, तो उनको आपने फेस कैसे किया? तो अगर मुझे कोई कहता है आप डिफाइन लाइफ करो, मैं कहूँगा ये स्ट्रगल है। वो कोई शख्स ही नहीं है जिसके जिंदगी में अप्स और डाउन्स ना हो। चाहे वो कितना भी अमीर बंदा क्यों ना हो, उसके भी जिंदगी, मुझे लगता है उनके जिंदगी में ज्यादा अप्स और डाउन्स ज्यादा आते हैं। तो अभी अप एंड डाउन्स को आप कैसे टैकल करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखेंगे इस टाइम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, या बहुत सारे लोग जब इस डिप्रेशन में डाउन पे जाते हैं, जिंदगी में कोई डाउनफॉल आता है, तो फिर वो गलत हरकतों में मुब्तला होते हैं। स्पेशली हमारा जो यूथ है, ड्रग्स में मुब्तला, जी सर, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और इवन खुदा ना खास्ता कुछ बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है, सुसाइड भी कर जाते हैं। मगर मैं कहता हूं कि उन बच्चों को या उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि ये अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में आएंगे, ये तो आने ही आने, मगर उसके बाद आप इनको कैसे इस डाउनफॉल को टैकल करोगे, आप कैसे इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर बच्चों को क्लास में रूम में कहता हूं कि हर किसी इंसान की जिंदगी में एक मरहला आता है जहां पे उसको अपनी जिंदगी के पन्ने, किताब की जो जिंदगी की किताब है, या तो पन्ना चेंज करना पड़ेगा या फिर किताब बंद करनी। और जब इंसान अपनी जिंदगानी की किताब बंद करता है, या तो डिप्रेशन में जाएगा, या सुसाइड करेगा, या फिर ड्रग एडिक्ट बनेगा। जी सर। मगर अगर वो अपनी जिंदगी का पन्ना चेंज करेगा, जो ये डाउनफॉल का पन्ना है उसको चेंज करेगा, और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि अगर एक इंसान बहुत स्ट्रेंथ से इस डाउनफॉल को फेस करता है, तो अल्लाह पाक उसको कामयाबी देता है, और वो फिर अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें भी देखता है। जिंदगी के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हर किसी को फेस करना है, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। सो जब इंसान में जज्बा होता है, उसके सामने अगर कोई तूफान भी आएगा, उस तूफान को पार करके जाता है। तो इसलिए जिंदगी से डाउनफॉल जब आता है, हारना नहीं है, हमें लड़ना है, और जो लोग लड़ते हैं वही कामयाब। आप इतना मोटिवेट करते हो स्टूडेंट्स को, लोगों को, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन रहे हो, आइडल्स रहे हो। सर आप मुझे बता, आपका आइडल कौन है और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, आमतौर जब किसी इंसान से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जी सर, वो किसी न किसी का नाम तो लेता है, या तो उसके पेरेंट्स का नाम लेता है वो, या तो किसी टीचर का ही नाम लेता, या तो किसी और इंसान का जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसकी जिंदगी। और मैं आपको कहूंगा कि अगर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा टीचर आया है, वो मुझे लगता है जिंदगी है। जिंदगी है, हाँ जिंदगी है। मुझे लगता है कि जिंदगी सबसे बड़ा टीचर होता है, कि बहुत जिंदगी में जो मरहले आपको मिलते हैं, जो सीख आपको सीख जो प्रॉब्लम्स आती है, और उसके बाद जो उन प्रॉब्लम से आप सीख लेते हो। दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी वो सिखाती नहीं है जो आपको जिंदगी सिखाती। बेशक। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी का अगर कोई टीचर रहा है जिसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो खुद जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। सर बहुत ज्यादा। आपको कितना टाइम हुआ है सर टीचिंग लाइन में? मैंने अभी आपको कहा कि 98 से मैंने पढ़ाना। 98 से इनिशियली घर में ही पढ़ाता था, 2-3 साल घर में पढ़ाया। उसके बाद 2002 था जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और जॉब भी नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। तो इनिशियली मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता था, जिसमें BCI में पढ़ाता था, NIT में पढ़ाता था। तो ये मेरे मोस्टली जहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने लगा, फिर मेरा रुझान बढ़ गया कि बच्चों ने एक्सेप्ट किया, बच्चों ने इज्जत दी, खुदा की तरफ से सब कुछ था। तो फिर मैंने इंडिविजुअल पढ़ाना स्टार्ट किया 2006 से। फिर 2013 से हमने कोचिंग सेंटर बनाया, अपना कोचिंग सेंटर बनाया, और आज भी वही सिलसिला, वही मरहला चल रहा है। मैंने सुना है कहीं ये कि आपकी जो पहली सैलरी रही है वो 35 रुपीज रही है, क्या ये सच है? हाँ ये सच। देखिए, जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया कोचिंग सेंटर्स में, तो मुझ पे ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर थे वो मुझ पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि मैं छोटा था। तो उनको भरोसा ही नहीं होता था कि एक सिंपल अभी 12th पास है और ग्रेजुएट है, BVSC किया है, वेटरनरियन है, तो इसमें पढ़ाने की सलाहियत नहीं होगी, इसमें वो टीचिंग आर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टीचिंग फील्ड से नहीं है। क्योंकि उन दिनों जो टीचर्स आमतौर पढ़ाते थे वो PGs होते थे, वो
MSc किए थे, PhD वाले PhD होल्डर्स होते थे, तो उन दिनों वेटनरी साइंस का कोई ऐसा टीचर ही नहीं, तो इसलिए मुझ पे बहुत कम भरोसा किया जाता था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम एक शर्त पे आपको क्लास देंगे, आप सोपोर जाइए। मुझे आज भी याद है कि मैंने उनको कहा कि सोपोर मुझे बहुत दूर होगा, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब ही नहीं था उस टाइम। तो कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाना है। तो मैंने कहा कि अब सोपोर अगर जाएंगे तो उसमें पैसे भी खर्च होंगे ट्रांसपोर्ट में। उन दिनों मुझे लगता है कि 10 रुपये जो था ट्रांसपोर्ट का, सोमो 10 रुपया लेता था यहाँ से वहां तक, और वहां से यहाँ तक 20 रुपया ट्रांसपोर्ट में लगता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 35 रुपये देंगे क्लास के, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट भी खुद करना है। तो फिर वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, और ये सच है कि मैंने पहले क्लास का 35 रुपये। दैट मीन्स सर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने अभी आपको कहा ना मुनीब साहब कि स्ट्रगल पार्ट एंड पार्सल। जिस जिंदगी में स्ट्रगल ना हो वो जिंदगी कभी जिंदगी नहीं हो सकता, और जिस जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होता वो जिंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक चीज मुझे इस पे याद आ रहा है, आमतौर में ये बोलता रहता हूँ कि हैरान है सब मुझे ऊंचाई पे देखकर, किसी ने मेरे पैर के छाले न देगी। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरे कांटों भरा बिस्तरा ना दे। सो जिंदगी स्ट्रगल है। और आमतौर अगर आप देखोगे कि हर किसी इंसान के साथ, जब भी आप पॉडकास्ट करोगे, मैं आपको वसूख के साथ बोलूंगा, जब भी ये बात आप छेड़ोगे, हर कोई आपको, जो आपके मेहमान होगा, गेस्ट होगा, वो आपको यही बोलेगा कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, और जब स्ट्रगल्स होती है तभी इंसान कामयाब हो। सो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया कि अगर करना है हलाल तरीके से, जो भी करना है करो। तो रिसेंटली नीट का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए, बहुत नहीं हुए, और डिप्रेशन का शिकार हुए, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, पेरेंट्स कंपेयर करने लगे उनको दूसरे बच्चों के साथ कि मैं अक्सर करते हैं कि आप कुछ करते ही नहीं हो, उनका बच्चा ये कर रहा है, इनका बच्चा ये कर रहा है। मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम जो होता है इसमें पास और फेल नहीं होता, ठीक है? ये पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है या तो इंसान उसको क्वालिफाई करता है, जिसको हम पास कहते हैं। जी सर। अगर वो उसको क्वालिफाई नहीं करता तो हम आमतौर उसको कहते हैं फेल हुआ। नहीं, फेलियर कोई लफ्ज ही नहीं। एग्जाम आपको दो चीजें देती है, या तो ये आपको क्वालिफाई करवाएंगे या ये आपको कुछ सिखाएंगे। जी सर। सो जो बच्चे भी इस साल नीट में ड्रॉप हुए, क्योंकि हम ज्यादातर नीट स्टूडेंट्स ही पढ़ाते, मैं उनको क्लास में भी बोलता हूँ, क्योंकि हमारा इस टाइम ड्रॉपर बैच चल रहा है, तो मैं उनको क्लास में यही बोलता रहता हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फेलियर कोई लफ्ज ही नहीं, या तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे या तो जिंदगी में सीखोगे। इसलिए जो बच्चे इस साल नीट में ड्रॉप हुए, ऐसा नहीं है कि बस उनके पूरे दरवाजे बंद हो गए, अब वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब वो घर में बैठेंगे, बंद कमरों में बैठेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। नहीं, सितारों से आगे जहां और भी है। मैं पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि आमतौर मैंने देखा, मैं पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता रहता हूं, तो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सदाम सर, हमारा बच्चा जो है ये क्वालिफाई नहीं कर पाता, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी किस्मत। अक्सर ये कहते हैं कि रिलेटिव्स जो है इनका मसेरा भाई, चचेरा भाई, चचेरी बहन, मसेरी बहन सिलेक्ट हो गई, मगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी इज्जत उतर गई। मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका बच्चा आपका ब्लड है, ये आपका खून है, तो आप खून को कभी डिस्करेज मत कीजिए। हमें ऐसे बच्चों को एनकरेज करना है, इन बच्चों को बोलना है कि नहीं, मेडिकली सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आप मेडिकल साइंस में नहीं सिलेक्ट, जी सर, या आगे जाके और आप अटेम्प्ट दीजिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, मगर अगर उसके बावजूद भी नहीं हुआ, दरवाजे बंद नहीं है, देयर आर थाउजेंड ऑफ फील्ड्स, हजारों ऐसे फील्ड्स है जहां पर इज्जत के साथ एक बच्चा रिज़्क कमा सकता है। चाहे वो एग्रीकल्चर सर्विसेज हो, चाहे वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट हो, उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज हो, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो गर्ज ये, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड जहां पे एक इंसान अच्छी तरह से अपना रिज़्क कमाएगा। MBBS सब कुछ नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए। टीचर्स तो करते रहते हैं, पेरेंट्स आमतौर बच्चों को थोड़ा बहुत डिस्करेज करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे कि जिंदगी दो पहलुओं पे टिकी है। अगर आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आप जिंदगी है ट्रांजिशन फ्रॉम हु टू हाउ। जी सर। हु टू मीन्स कि जब आप कुछ नहीं होते आपको सारे लोग कहते हैं हु आर यू। जी सर। और जब आप कुछ जिंदगी में करते हो आपको लोग कहते हैं हाउ आर यू। तो हु और हाउ, यही जिंदगी। और हु से हाउ तक बनने के लिए ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप सीधे हु से हाउ बनोगे, इसके लिए आपको अनथक मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी अल्लाह पे रखना है। और ये भी मैं आपको कहता हूं कि MBBS सब कुछ नहीं है, डॉक्टरी सब कुछ नहीं है। डॉक्टरी के अलावा बहुत सारे फील्ड्स है जहां पे आप हु से हाउ बन सकते। जो
कोचिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं कोचिंग इंडस्ट्री पर। इनका काम है बिजनेस, ये पैसे कमाते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं हैं। पर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे मीडिया पर हो, चाहे कोई भी हो। अगर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो एक अच्छी बात होती, क्योंकि हेल्दी क्रिटिसिज्म से हमेशा कॉम्पिटिटिव सेंस जनरेट होती। मैं मुनीर साहब आपको वसूख के साथ बोलूंगा कि जो कोई भी कोचिंग सेंटर है, चाहे वो छोटा कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो बड़ा कुछ, चाहे वो लोकल कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बाहर का कोई कोचिंग सेंटर, हर किसी कोचिंग सेंटर में जो टीचर्स होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, वो बच्चों के साथ जस्टिस करे, वो बच्चों को आगे बढ़ाए। ये मैं वसूख के साथ बोलूंगा। जी सर। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि एक सर्विस है, जैसे अगर कोई सर्विस है, कोई दुकानदार है, वो कहाँ चाहेगा कि वो कोई ऐसा चीज दुकान में रखे जिसके रहने से कोई कस्टमर उसके पास ना आए। जी वो सर। चाहेगा कि उसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट, या कोई फूड आउटलेट है, वो चाहेगा कि उसके पास क्वालिटी फूड हो, हाइजीनिक फूड हो, ताकि कस्टमर्स उसके पास आ जाए। ये बिजनेस का उसूल है। और हाँ, ये सच है कि जो कोचिंग है ये एक बिजनेस है, इसमें कोई परेशानी नहीं। और मैं ये भी वसूख के साथ बोलूंगा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं। पैसा इंसान कमा सकता है। हाँ, अब पैसा किस तरीके से कमा रहा है, क्या ये जायज तरीके से कमा रहा है कि हराम तरीके से कमा रहा है, वो मैटर कर। और बच्चे जब क्लासरूम में टीचर को देखते हैं, उनको खुद पता चलता है कि जो टीचर हमें पढ़ाता है क्या वो हलाल का रिज़्क कमा रहा है कि हराम का रिज़्क कमा रहा है। बाकी क्रिटिसिज्म तो होता रहता है। देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि ये दुनिया जो है, यहाँ पे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं। जी सर। प्रॉब्लम यह है कि वो किसी इंसान की कंट्रीब्यूशंस नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं आपको कहूंगा, एक प्रोफेसर था, वो एक बार क्लास में आता है, वो सफेद कागज पे एक डॉट डालता, ब्लैक डॉट डालता, और फिर बच्चों को कहता है आप मुझे बोलिए कि आपने क्या यहाँ से देखा, आपने इस चीज से क्या समझा। हर किसी बच्चे ने कहा कि सर सफेद कागज के बीच में ब्लैक डॉट। सोचो, ये ब्लैक डॉट है, हर कोई देखता है, मगर बाकी जो पूरा साइड कोई नहीं देखता है। सो क्रिटिसिज्म चलता रहता है। मगर अगर कोई क्रिटिसिज्म कैरेक्टर असैसिनेशन पे जाता तो वो गलत बात है। वो नहीं करना चाहिए, हमें उन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बोलूंगा, यूं ही ना उंगलियां उठाया करो सब पे, यूं ही ना उंगलियां उठाया करो सब पे। खर्च करने से पहले कमाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है, जिंदगी सिखा देगी आपको। जिंदगी क्या है, जिंदगी सिखा देगी आपको। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिसिज्म होता रहता है, इससे इंसान जो है वो सीखता है। मगर अगर कोई क्रिटिसिज्म ऐसा हो रहा है जहां पे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, मुझे लगता है कि उससे परहेज ही करना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे थे, पहले स्टार्ट किया, अब के टाइम के टीचर्स और आज के टीचर्स, इनमें क्या डिफरेंसेस है? कि टीचर्स पे अगर हम देखेंगे, पहले मैंने दोनों एराज देखे हैं। मैंने आपको कहा 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, सो दैट मीन्स कि मैंने दोनों फेजेस टीचिंग के देखे। जी सर। देखिए, कंपटीशन हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन हमेशा रहता है। मगर फिर लेवल ऑफ कंपटीशन जो होती है वो चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आज आप देखेंगे, आज से 20 साल या 10 साल पहले जो पेपर आता था और आज का पेपर अगर हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें बहुत डिफरेंसेस है। सो थ्रोट कटिंग कंपटीशन आ चुका है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि पहले जमाने में बच्चे बहुत कम थे जो पढ़ाई करते थे, बहुत कम बच्चे मेडिकल साइंस में जाते थे, इंजीनियरिंग साइंस की ओर जाते थे। मगर आज जो है वो रुझान चेंज हुआ, मैक्सिमम बच्चे मेडिकल की ओर जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की ओर जा रहे हैं, और माशाल्लाह कंपटीशन बढ़ गए हैं। पहले टीचर्स में कन्वेंशनल टीचिंग होती थी। जी सर। सो दैट मीन्स कि उस टाइम बच्चों को बोला जाता था, बच्चों में इनकलकेट किया जाता था कि जो कंसेप्ट है, जो एक्सपर्टीज है, वो बच्चों के साथ शेयर की जाती थी। मगर आजकल की जो टीचिंग है वो पूरी चेंज हो चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी है। आज का जो टीचर है होना चाहिए वो खाली एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारी और क्वालिटीज होनी चाहिए। जी सर। उसमें बच्चे में इनकलकेट करना है, उसमें इमोशनल लिटरेसी इनकलकेट करनी है, उसको बच्चे में डिजिटल लिटरेसी कि नेट इंटरनेट में क्या क्या है, कहाँ से क्या है, वो भी बोलना है। जी सर। उसको बच्चे को कॉग्निटिव लिटरेसी के बारे में बोलना है। सो दैट मीन्स कि टीचिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आई है। आज टीचर खाली टीचर एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए।
टीचर एक फैसिलिटेटर भी होना चाहिए, टीचर एक मेंटोर भी होना चाहिए, Motivator. टीचर एक स्टूडेंट और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड के बीच में ब्रिज भी होना चाहिए। ताकि जो टीचर है वो बच्चे के साथ अच्छी तरह से घुल मिले और जो आज थ्रोट कटिंग कंपटीशन है वो बच्चे को कैसे उस थ्रोट कटिंग कंपटीशन में आगे बढ़ा सके। सो टीचिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आई है, स्पेशली अब आपको पता है कि आपका आज एआई आया है, आज का अब एडटेक्स आए हैं, आज बच्चा जो है अपने मोबाइल पे दुनिया के बड़े बड़े टीचर्स के लेक्चर्स डायरेक्टली सुनता है। जी सर। सो आज के टीचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आनी चाहिए। अब कन्वेंशनल स्टडीज से काम नहीं चलेगा, अब टीचर जो है उसमें बहुत सारी खुद में चेंजेस लानी पड़ेगी, उसको बहुत सारे सप्लीमेंट्स अपने टीचिंग में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि वो इफेक्टिव टीचर बने, ताकि उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाए। तो ये चीजें सब कुछ होनी चाहिए। टीचर पे सर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। ऐड एक चीज करूंगा, तो पहले हम कहते थे हाउ टू थिंक, टीचर बच्चे को समझाता था हाउ टू थिंक, मगर आज टीचर बच्चे को बोलना चाहिए व्हाट टू थिंक। ये बहुत क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक। पहले हाउ टू थिंक था, अब व्हाट टू थिंक। बात करते हैं सर कोचिंग इंडस्ट्री की। मतलब दिन ब दिन लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं, चाहे नीट होता है, चाहे जेई होता है, चाहे कोई भी होता है, तो उनके वो ड्रीम ही रहते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं। नो डाउट ये सच है कि कोचिंग एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो रहा है, मैं आपको अपने कोचिंग सेंटर की बात करूंगा, मैं दूसरों का नहीं कह सकता, मैं अपने कोचिंग सेंटर की बात करूंगा। वी हैव नियरली 80 हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में, 80 नॉन टीचिंग 80 नॉन टीचिंग स्टाफ में और लगभग 50 हमारे टीचिंग स्टाफ में, ओवरऑल जितनी भी ब्रांचेस हमारी। दैट क्लियर इंडिकेट्स कि इनके लिए सैलरी जनरेट करनी है, इनके लिए हमें बाकी चीजें लानी है, और जो एक्सपेंचर्स इन्वॉल्व हुए हैं, अब एडटेक क्लासेस लग गए, आपके मॉडर्न क्लासेस है, आपके वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स लगे, उनके एक्सपेंडिचर्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स, जो बाकी एक्सपेंडिचर वो बहुत बढ़ गया है। तो इसका डायरेक्ट बर्डन बच्चों पे आ रहा है। और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो दो प्रोविजंस है। एक तो हमारा जो गवर्नमेंट है, जी सर, डायरेक्टरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हमें एक पर्टिकुलर कोटा भेजता है जहां पे हम बहुत मीगर फीस बच्चे से लेते। जी सर। और दूसरा, अगर हमें खुद भी लगता है कि कोई बच्चा जो है ऑर्फन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है, तो हम उस टाइम उसका केस कंसिडर करते हैं और कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम फीस पे ये एडजस्ट हो जाए। और कभी कभी अगर एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं तो हम उसको फुल फी कंसेशन कर देते हैं ताकि उसका कैरियर आगे बढ़े, ताकि गरीबी की वजह से वो पढ़ाई से महरूम न रहे। क्योंकि हम भी इसी कश्मीर के हैं, हम भी इसी मिट्टी से हैं, तो हमें पता है, गरीबी की तलखी भी पता है, सब कुछ पता है। तो मैं एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कभी नहीं चाहूंगा कि गरीबी की वजह से किसी बच्चे की एजुकेशन रुके। तो सीक ए नॉलेज इज ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेटरी है, इस्लाम भी कहता है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा आपको कि जिस कौम ने कलम उठाया उस कौम की तकदीर चेंज होती है। अगर आप देखेंगे कुरान में भी एक सूरा है, सूरा अल कलम, जो 68 चैप्टर है, तो वहां पे खुदा ने कलम की कसम खाई और खुदा ने पहली बार जो इजाद किया वो कलम ही इजाद किया, जिससे हमारी तकदीरें। तो दैट मीन्स कि जो कलम है ये एक बहुत बड़ा हथियार है, और जिस कौम ने इस कलम का सहारा लिया वो कौम कभी पीछे नहीं हटता। मैं आमतौर बच्चों को कहता हूं कि जो एक कलम है इसका सपोर्ट ले लो, इसको उठो, गरीबी ये मिटाता है, यह आपको जमीन से फलक तक पहुंचाएगा। पर एक बार इस कलम का हाथ सपोर्ट ले लो, कलम को उठाओ, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने कौम को आगे ले जाओ। क्योंकि आज का जो यूथ है, अब हमारा सरमाया है, हम तो बूढ़े हो गए, अब इन्हीं को एक कौम आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, जो भी मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पढ़िए, लिखिए, गंदी गंदी चीजों से दूर रहिए, ड्रग से दूर रहिए, क्योंकि बहुत दिल तंग होता है। अभी एक पेपर में पढ़ रहा था 5-10 दिन पहले कि 13.5 लाख बच्चे जम्मू कश्मीर में है जो ड्रग्स लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो ओपियोइड नारकोटिक्स हो, हेम प्रोडक्ट्स हो, या बाकी सीडेटिव्स, ट्रंकुलाइजर्स हो। तो बहुत दिल तंग हो जाता है। और मुसीबत तो ये है कि 52,000 बच्चे ऐसे इस टाइम कश्मीर में जो हीरोइन एडिक्ट है, जो हीरोइन ड्रग लेते हैं, और एक बच्चा एक महीने में 90,000 रुपये उस पर खर्च कर। और जब इसको कैलकुलेट करा था, ये 4.5 अरब रुपये निकलते हैं एक महीने में ड्रग एडिक्ट्स हीरोइन का इस्तेमाल करते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ टीचर उन बच्चों से कि इन चीज़ों से दूर रहिए, डिप्रेशन का शिकार मत रहिए, अपने माँ बाप की आंखों का सहारा बनिए, अपने माँ बाप की बूढ़ी आंखों में देखिए, वहाँ पे बहुत सपने हैं, उन सपनों को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी अल्लाह तक है, वो आपका रिज़्क कैसे भेजेगा, मगर अगर मेहनत करोगे
इज्जत की रिज़िक खाओगे। जो आज के यूथ में मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि आज का यूथ और जो पहला यूथ था, बुरा नहीं मानना बेटा, मैं एक नसीहत कर रहा हूँ आपको क्योंकि मैं टीचर हूँ। सब बुरा क्यों मानेंगे, सच है। कभी बच्चे बुरा मानते हैं कि टीचर ऐसा क्यों बोल रहा है। देखिए, अपने आप में जो ईगो हम में होता है उसको खत्म कीजिए। ईगो जो होता है ये इंसान को बर्बाद करता है, और ये सबसे नापसंदीदा चीज, तकब्बुर जो है सबसे नापसंदीदा चीज है। तकब्बुर मत रखिए। बशीर बदर एक बहुत बड़े पोइट रह चुके हैं, बशीर बदर साहब, उनका एक शेर मुझे याद रहता है कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें लगते हैं दिल को दिल बनाने। सो पहले इस दिल को दिल बनाइए, क्योंकि जब ये पत्थर का दिल होता है इसमें कोई इमोशंस नहीं होती, इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती है। पहले इन चीजों में इमोशंस लाई, क्योंकि जब तक आपके पास दिल ना हो, पत्थर का ना हो, दिल हो, तब तक आप इंसान, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप इंसान नहीं हो सकता। आप इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे, आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इसी तकब्बुर पे मुझे एक और चीज याद आए, रहता है एक कमरे में सिर्फ आदमी, रहता है एक कमरे में सिर्फ आदमी, उसका गुरूर बाकी मकान में रहता। तो इस गुरूर को छोड़िए, ईगो को छोड़िए, दिल को दिल बनाइए और आगे बढ़िए। आपको लगता है कि जो आज के बच्चे हैं, जो आज के स्टूडेंट्स हैं, वो चैलेंजिंग बने हैं एज कम्पेयर टू जो जब आपने स्टार्ट किए? सर देखिए, स्टूडेंट हाँ, एक डिफरेंस मैं जो है वो मैं फील कर रहा हूँ। अब तो मैंने 2 एराज में चला गया, क्योंकि मैंने बहुत 25 साल पढ़ाया। पहले बच्चों में क्या होता था, ऑल्दो उस टाइम थ्रोट कटिंग कंपटीशन नहीं था, तो जो उस टाइम के बच्चे थे वो चीजों को समझते थे, पढ़ते नहीं थे। क्योंकि आज का बच्चा क्या करता है, वो पढ़ता है, समझता नहीं। क्योंकि मैं आमतौर बच्चों को कहता हूँ, पढ़ता हर कोई है, समझता कोई है, और जो समझता है वही सिकंदर है, रोटी उसी को मिलती है। तो अब यहाँ पर मसला यह है कि जो पुराने बच्चे थे, अगर उनको समझ नहीं आता था, मुझे आज भी याद है, वो डायरेक्टली क्लास में उठते थे और बोलते थे कि सर यहाँ पे डाउट है, ये क्लियर कीजिए। आज का जो स्टूडेंट वही है, मतलब थोड़ा बहुत सेंसिटिव ये है कि अगर इसको क्लास में समझ नहीं आता है, ये कभी भी नहीं टीचर को बोलता है क्लास में मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैं क्लास में उठूंगा और टीचर को बोलूंगा कि मुझे समझ नहीं आया, तो जितने भी मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। हमारे टीचर हमें कहते थे कि 2 इंसानों की कभी रेपुटेशन उनको नहीं रखनी चाहिए, तो भिखारी और दूसरा स्टूडेंट। क्योंकि भिखारी अगर रेपुटेशन रखेगा उसको कोई बीक नहीं देगा, और स्टूडेंट अगर रेपुटेशन रखेगा उसको कंसेप्ट कभी समझ नहीं आएगा। जी सर। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी जगह पढ़ते हो, समझ नहीं आया, टीचर को बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, टीचर जो है वो खाली टीचर ही नहीं है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, वो आपका मेंटोर भी है, वो आपका फैसिलिटेटर भी है, और वो आपका ब्रिज भी है बिटवीन यू एंड द अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। माँ बाप बच्चे को आसमान से जमीन की ओर लाता, पैदा करता है, और टीचर बच्चे को जमीन से आसमान की ओर ले जाते हैं। और जब जमीन से आसमान की ओर कोई चीज जाती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है, तो इसलिए टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। तो टीचर से कोई शर्म नहीं है, टीचर को बोलो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि बच्चे आज पढ़ते हैं, असरट्टा रखते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम में जाते हैं तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ना नहीं है, समझना है। और जब बच्चा और किताब, ये भी मैं कहता हूं बच्चों को बार बार कि जो बच्चा और किताब बात करता है, या इंसान और किताब आपस में बातचीत करती है, तो इंसान किताब को कहता है, कितना तड़पाओगे दिल में कब उतर आओगे, कितना तड़पाओगे दिल में कब उतर आओगे। तो किताब इंसान को वापस कहती है, हम तो रूहों में उतर के आते हैं, कभी चाहो चाहने वाले की तरह। सो ये आज का यूथ जो है, इनको समझना चाहिए कि टीचर उनका मेंटोर होता है। टीचर के सामने कोई शर्म नहीं है, टीचर को बता दीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, टीचर जरूरी उस प्रॉब्लम का हल निकाल। आपको लगता है कि जो पहला स्टूडेंट था वो अपने टीचर की कदर करता था? आज भी मेरी अम्मी जब कहती है कि ये मेरे मास्टर रहे, तो वो उनके सामने जाते नहीं है, मतलब वो एहतराम, वो हया। और आज का जो टीचर है ना कहीं ये लैक हो रहा है, मतलब स्टूडेंट आज के टीचर उतना एहतराम नहीं दे रहा है। मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। जी सर। देखिए, जो टीचर होता है स्टूडेंट के दिल में रहता है। जी सर। और जो लोग दिल में रहते हैं उनका एहतराम ऑटोमेटिकली हो। जी सर। हाँ, आज का स्टूडेंट जो है वो जुबान से बयान नहीं करता है, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कहती है कि वो टीचर का रेस्पेक्ट करता। किसी भी एरा में आप जाओ, किसी भी जगह आप जाओ, टीचर स्टूडेंट हमेशा टीचर का रेस्पेक्ट करता।
मैं इस चीज को तर्क करता हूँ, मैंने आपकी हर कोई चीज मानी है पर इस चीज को मैं नहीं मानूंगा। बच्चा जो होता है वो टीचर को बेइंतहा प्यार करता है और उसका ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट, और जहाँ पर प्यार होता है वहां पे ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट हो। इस कोचिंग इंडस्ट्री के दौरान बहुत सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके करीब होंगे और वो जो है ना फिर बाद में मतलब दूरियां पैदा हुई है। तो ऐसे मरहले लाइफ में आपने कैसे टैकल किए? जिंदगी में लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, जी तो कौन आपके साथ रहेगा कौन आपके साथ नहीं रहेगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जी सर। देखो हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी होती, कोई आपका हमसफर होता है, कोई आपका हमसफर नहीं होगा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। या मुझे किसी के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है या किसी को मेरे साथ कंपेटेबिलिटी नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो जिंदगी का मुकाम। और मुनीब साहब, मैं आपको कहूंगा कि जितना एक इंसान कामयाब होता जाता है जी उतने उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते। जी सर। मगर मैं आपको कहूंगा कि मेरी जिंदगी में अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, ज्यादातर अच्छे लोग ही आए, दुश्मन नहीं कर रहा हूं, दुश्मन भी आ गए। तो ये जिंदगी का ऐसा ही मरहला चलता रहता है। मैं एक चीज इस पे बोलना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आमतौर मुझे लोग कहते हैं कि जो आपकी कोचिंग है इसमें जेलसी है, वो है, ये है। मुझे इन चीजों से कुछ नहीं होता। देखिए इस सिलसिले में दुश्मनों की बात आपने छेड़ी जी सर, तो राहत इंदौरी साहब, उसका एक बहुत अच्छा शेर है, खंजर ही नहीं चाहिए, खंजर ही नहीं चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। ओह, राहत इंदौरी जबरदस्त लिखते थे और बहुत ही जबरदस्त। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने मेरा ये ड्रीम कंप्लीट किया, खासकर आप मेरे इस स्टूडियो में आए। ये मेरा नहीं है, पहले अल्लाह का है, बाद में आपका ही है। आप ही ने ये हेल्प की, इसमें दिया आपने ये। कि आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आए मेरे पॉडकास्ट में। लायक समझा कि मेरी बात जो है पेरेंट्स के सामने मुझे गुनाह चढ़वा रहे हो सर। स्टूडेंट्स के सामने बात करने का मौका दिया। बस मैं यही कहूंगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। जी सर। तो हम बच्चों के साथ प्यार करते हैं। और मुझे एक चीज याद आ रहा है, राहत इंदौरी साहब का ये बच्चों के लिए है, ये दिल पे किसने दी दस्तक, ये दिल पे दी किसने दस्तक, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये दिल पे दी किसने दस्तक, कौन है, आप तो अंदर हो बाहर कौन। ओह, थैंक यू सो मच एंड यू पीपल। ये पॉडकास्ट मेरे लिए ड्रीम एपिसोड था, बिकॉज यू नो व्हाई, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट देखा और ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, कश्मीर जिंदाबाद।